नमस्ते और स्वागत है। आज हम भारत में नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन के कह सकते हैं काफी पेचीदा नियमों पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। नमस्ते। हाँ, ये विषय वाकई काफी दिलचस्प और जरूरी भी है। हमारे पास इस पर कुछ जानकारी भरे स्रोत हैं, कुछ ट्रांसक्रिप्ट्स, कुछ नोट्स, और हमारा लक्ष्य है इनमें से सबसे जरूरी बातें आप तक पहुंचाना। तो चलिए शुरू करते हैं। जब कोई व्यक्ति या कंपनी भारत से बाहर है तो भारत में उनकी टैक्स देनदारी कैसे तय होती है, ये समझना आजकल बहुत जरूरी हो गया है। बिल्कुल, खासकर जब दुनिया इतनी जुड़ गई है। और देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। अच्छा, कौन सा सवाल? सवाल ये है कि टैक्स के नजरिए से आपका रेजिडेंशियल स्टेटस, मतलब आपकी निवास स्थिति क्या है भारत में। ओके, यही वो नींव है, आप समझ लीजिए, जिस पर आपकी टैक्स लायबिलिटी की पूरी इमारत खड़ी होती है। और ये नियम, जैसा आपने कहा, काफी बारीक हैं, इनमें बदलाव भी होते रहते हैं, तो बिल्कुल साफ साफ समझना जरूरी है। सही बात। और यहीं पर पहली दिलचस्प बात सामने आती है। स्टेटस तय करने के नियम सिर्फ ये नहीं है कि आपने भारत में कितने दिन बिताए। अच्छा। सिर्फ दिनों की गिनती नहीं है। नहीं, सिर्फ दिन गिनने से बात नहीं बनती। इसमें कई शर्तें हैं, अपवाद हैं, और हाँ, कुछ डीम्ड स्थितियां भी हैं, मतलब मान ली गई स्थितियां। डीम्ड स्थितियां, ओके। हाँ, जो इसे काफी जटिल बना देती हैं कई बार। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कोई व्यक्ति, मतलब इंडिविजुअल, भारत में टैक्स के लिए रेजिडेंट कब माना जाता है। हमारे स्रोतों के हिसाब से दो मुख्य शर्तें हैं। जी। या तो व्यक्ति पिछले साल, मतलब फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो। ठीक है, पहली शर्त। या फिर दूसरी शर्त है कि वो पिछले साल कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो और उस पिछले साल से ठीक पहले के 4 सालों में कुल मिलाकर 365 दिन भारत में रहा हो। हाँ, ये दो बुनियादी शर्तें हैं, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ एक पेंच है। क्या पेच है? महत्वपूर्ण ये है कि ये दूसरी शर्त, यानी वो 60 दिन और 365 दिन वाली, हाँ। वो कुछ खास मामलों में लागू ही नहीं होती। अच्छा, कौन से मामले हैं ये? ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे स्टेटस बिल्कुल बदल सकता है। देखिए, 3 मुख्य अपवाद हैं। पहला, कोई भारतीय नागरिक, इंडियन सिटीजन, जो पिछले साल नौकरी के लिए भारत छोड़कर गया हो। ओके, जॉब के लिए बाहर गया हो। हाँ। दूसरा, कोई भारतीय नागरिक जो किसी भारतीय जहाज, इंडियन शिप के क्रू मेंबर के तौर पर भारत से बाहर गया हो। ठीक है। और तीसरा, कोई भारतीय नागरिक या PIO, मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो विदेश में रहते हैं और पिछले साल भारत घूमने आए हों। विजिट पर आए हो। हाँ, विजिट पर। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है, उनकी भारत से होने वाली कुल आय, मतलब विदेशी आय छोड़कर 15 लाख रुपए से ज्यादा ना हो। अच्छा, इनकम लिमिट है 15 लाख की। जी। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इन तीनों मामलों में सिर्फ पहली शर्त, वो 182 दिन वाली, ही देखी जाती है। सिर्फ 182 दिन वाली? हाँ, अगर वो पूरी हुई तो रेजिडेंट, वरना सीधे नॉन रेजिडेंट। वो 60 दिन वाली शर्त का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ये तो काफी बड़ा फर्क डाल सकता है। बिल्कुल। लेकिन हमारे स्रोतों में एक और कॉन्सेप्ट का जिक्र है, डीम्ड रेजिडेंट या मान लिया गया निवासी, धारा 6(1)(a) में शायद। हाँ। ये कौन होता है? ये थोड़ा अलग लग रहा है। हाँ, ये एक आप कह सकते हैं नया प्रावधान है, डीम्ड रेजिडेंट। ये उन भारतीय नागरिकों पर लागू होता है जिनकी पिछले साल भारत से होने वाली कुल आय, मतलब फॉरेन इनकम छोड़कर 15 लाख रुपए से ज्यादा है। ओके, यहाँ 15 लाख से ज्यादा है। हाँ, और एक और शर्त है, वो दुनिया के किसी और देश में अपनी डोमिसाइल या निवास स्थान की वजह से टैक्स देने के लिए लायबल नहीं है। मतलब वो कहीं और टैक्स नहीं दे रहे। हाँ, किसी वजह से, मान लीजिए कोई टैक्स हेवन है या कोई और कारण, तो ऐसे व्यक्ति को भारत का डीम्ड रेजिडेंट मान लिया जाता है। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये कि ऐसे व्यक्ति हमेशा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, यानी RNOR माने जाते हैं। हमेशा? RNOR, ये हमने पहले भी सुना। ये रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बीच की कैटेगरी है। हाँ, आप इसे एक तरह से मध्यवर्ती स्थिति समझ सकती हैं। इसका मतलब क्या है टैक्स के लिहाज से? देखिए, कोई व्यक्ति RNOR तब बनता है जब वो कुछ शर्तें पूरी करता हो। जैसे अगर वो पिछले 10 सालों में से 9 साल नॉन रेजिडेंट रहा हो, या फिर पिछले 7 सालों में भारत में कुल 729 दिन या उससे कम रहा हो। ओके। और एक स्थिति और है जिसमें RNOR स्टेटस मिलता है, वो भारतीय नागरिक या PIO वाला मामला याद है, जो घूमने आते हैं। हाँ, जिनका जिक्र भी किया था। अगर उनकी भारतीय आय 15 लाख रुपए से ज्यादा है और वो पिछले साल 120 दिन या उससे ज्यादा, लेकिन 182 दिन से कम भारत में रहे हैं। 120 से 181 दिन? हाँ, तो वो भी RNOR माने जाएंगे। तो RNOR होने का असल असर क्या पड़ता है? असर ये पड़ता है कि आपकी कौन सी आय भारत में टैक्सेबल होगी।
एक सामान्य रेजिडेंट जिसे हम आरओआर कहते हैं, रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट, उसकी तो पूरी दुनिया की आय भारत में टैक्सेबल होती है। हाँ, ग्लोबल इनकम। जी, लेकिन आरएनओआर की सिर्फ भारत में कमाई या मिली हुई आय और साथ ही भारत से कंट्रोल होने वाले बिजनेस या प्रोफेशन से हुई विदेशी आय ही टैक्सेबल होती है, सारी ग्लोबल इनकम नहीं। अच्छा, तो ये स्टेटस बहुत महत्वपूर्ण है टैक्स प्लानिंग के लिए। बहुत ज्यादा। ये तो हुई व्यक्तियों की बात। कंपनियों का क्या? कंपनियां कब भारत में रेजिडेंट मानी जाती हैं? कंपनियों के लिए नियम थोड़े अलग हैं। देखिए, कोई कंपनी भारत में रेजिडेंट तब होगी जब या तो वो एक भारतीय कंपनी हो, मतलब भारत में रजिस्टर्ड हो। सिंपल। हाँ, या फिर दूसरी स्थिति है कि उस साल, उस फाइनेंशियल ईयर में उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट यानी पोएम भारत में हो। पोएम, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, ये सुनने में तो बड़ा टेक्निकल लगता है। असल में इसका मतलब क्या है? हाँ, ये शब्द सुनने में भारी है, पर इसका मतलब सीधा है। पोएम वो जगह है जहां कंपनी के बिजनेस को चलाने के लिए जो मुख्य प्रबंधन है, जो की मैनेजमेंट और कमर्शियल निर्णय है, वो असल में लिए जाते हैं। असल में मतलब कागजों पर नहीं। बिल्कुल। ये सिर्फ बोर्ड मीटिंग कहाँ हो रही है या रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, वो नहीं है। असल में कंट्रोल कहाँ से है, कंपनी का दिमाग कहाँ चल रहा है। ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म का सिद्धांत है। वास्तविकता मायने रखती है, दिखावा नहीं। ये तो तय करना मुश्किल हो सकता है, खासकर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए। हाँ, मुश्किल हो सकता है। इसीलिए इसके लिए डिटेल्ड गाइडलाइंस हैं। और इन गाइडलाइंस में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया टेस्ट, एबीओआई टेस्ट। एबीओआई टेस्ट? ये क्या है? ये टेस्ट ये देखने के लिए है कि क्या कंपनी का असल कारोबार, एक्टिव बिजनेस, भारत के बाहर चल भी रहा है या नहीं। अच्छा, मतलब ये जांचा जाता है कि कंपनी बाहर सिर्फ नाम की तो नहीं है। कुछ वैसा ही समझ लीजिए। सोच ये है कि अगर किसी विदेशी कंपनी का ज्यादातर कारोबार, उसकी संपत्ति, उसके कर्मचारी सब भारत के बाहर हैं और उसकी ज्यादातर कमाई भी एक्टिव बिजनेस से आ रही है, न कि सिर्फ पैसिव इनकम जैसे ब्याज, रॉयल्टीज से, तो ज्यादा संभावना है कि उसका पोएम भारत के बाहर हो। एबीओआई टेस्ट में यही सब चीजें चेक की जाती हैं। पैसिव इनकम का परसेंट, संपत्ति कहाँ है, कर्मचारी कहाँ हैं, उन पर खर्च कितना हो रहा है, और इसके लिए पिछले 3 साल का एवरेज डेटा देखा जाता है। और अगर कंपनी ये एबीओआई टेस्ट पास कर लेती है, मतलब उसका कारोबार वाकई बाहर एक्टिव है, तो आमतौर पर जनरली ये माना जाता है कि पोएम भारत के बाहर है, खासकर अगर ज्यादातर बोर्ड मीटिंग भी बाहर होती हैं। लेकिन इसमें कोई लेकिन भी है। हाँ, एक बड़ा लेकिन है। अगर मान लीजिए टैक्स अथॉरिटी को जांच में लगता है कि बोर्ड मीटिंग तो बाहर हो रही है, पर फैसले असल में भारत में बैठी होल्डिंग कंपनी या कोई और व्यक्ति ले रहा है। अच्छा, भी नहीं है पोएम को भारत में लाने के लिए। ये तय करना कई बार थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है। समझ गए। और अगर कंपनी एबीओआई टेस्ट पास नहीं कर पाती, मतलब उसका बिजनेस बाहर उतना एक्टिव नहीं है, तब पोएम तय करने के लिए 2 कदम उठाए जाते हैं। पहला, उन लोगों को पहचानना जो असल में मुख्य मैनेजमेंट और कमर्शियल फैसले ले रहे हैं। कौन है वो लोग? ठीक है। और दूसरा, ये पता लगाना कि ये फैसले असल में किस जगह पर लिए जा रहे हैं। इसमें हेड ऑफिस कहाँ है, सीनियर मैनेजमेंट कहाँ बैठता है, ये सब बातें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। क्या पोएम के नियमों में कोई छूट है, जैसे छोटी कंपनियों के लिए? हाँ, एक राहत दी गई है। सीबीडीटी का एक सर्कुलर है जो कहता है कि पोएम की ये डिटेल्ड गाइडलाइंस उन विदेशी कंपनियों पर लागू नहीं होंगी जिनका सालाना टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स 50 करोड़ या उससे कम है। अच्छा, 50 करोड़ की लिमिट है। ये जरूरी जानकारी है। जी हाँ। और मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी पहली बार पोम नियमों की वजह से भारत में रेजिडेंट बन जाती है, तो क्या उसके लिए कोई खास इंतजाम है? मतलब एकदम से सब बदल जाएगा तो मुश्किल होगी। हाँ, ऐसी स्थिति के लिए इनकम टैक्स एक्ट में एक खास सेक्शन है, धारा 115 JH। हाँ, ये एक तरह का ट्रांजिशन मैकेनिज्म है, मतलब बदलाव की प्रक्रिया। ये सुनिश्चित करता है कि जब कोई विदेशी कंपनी पहली बार भारतीय रेजिडेंट बनती है, तो उसकी इनकम कैलकुलेशन पिछले सालों के लॉस को आगे ले जाने, डेप्रिसिएशन वगैरह के एडजस्टमेंट के लिए स्पेशल नियम लागू हों। इससे टैक्स सिस्टम में बदलाव का असर थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, तो रेजिडेंशियल स्टेटस व्यक्तियों और कंपनियों दोनों के लिए काफी तकनीकी मामला है। इसमें काफी कुछ देखना को पड़ता है। बिल्कुल। अब मान लीजिए स्टेटस तय हो गया, तो अगला सवाल आता है आय का। किसकी कौन सी आय भारत में टैक्सेबल होगी? हाँ, ये अगला बड़ा सवाल है और इसका जवाब, जैसा हमने पहले भी बात की, पूरी तरह से रेजिडेंशियल स्टेटस पर निर्भर करता है। देखिए, अगर कोई आरओआर है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, तो उसकी ग्लोबल इनकम, मतलब दुनिया में कहीं भी कमाई हो,
वो भारत में टैक्सेबल है। सीधा हिसाब। अगर कोई RNOR है तो मामला थोड़ा अलग है। उसकी सिर्फ भारत में मिली हुई या भारत में उत्पन्न हुई आय टैक्सेबल है। साथ में अगर कोई बिजनेस बाहर है लेकिन कंट्रोल भारत से होता है या प्रोफेशन भारत में सेटअप है तो उससे हुई विदेशी आय भी टैक्सेबल होगी। और अगर कोई NR है, नॉन रेजिडेंट, तो उसकी केवल वही आय टैक्सेबल है जो या तो भारत में मिली हो या भारत में उत्पन्न हुई मानी जाए। डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, ये वाला हिस्सा मुझे लगता है बहुत अहम है, खासकर नॉन रेजिडेंट्स के लिए। हमारे स्रोत बताते हैं कि धारा 9 इसी के बारे में है। बिल्कुल सही। धारा 9 बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये कुछ खास तरह की इनकम को भारत में उत्पन्न हुआ मान लेती है, चाहे पैसा असल में बाहर ही क्यों ना कमाया गया हो। इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि भारत से जुड़े आर्थिक लेन देन पर टैक्स लग सके, भले ही नॉन रेजिडेंट फिजिकली भारत में ना हो। तो इसमें क्या क्या आता है धारा 9 में? इसमें कई चीजें हैं। मुख्य रूप से बिजनेस कनेक्शन। अगर किसी नॉन रेजिडेंट का भारत में कोई बिजनेस कनेक्शन है तो उस कनेक्शन से जुड़ी आय भारत में टैक्सेबल मानी जाएगी। बिजनेस कनेक्शन मतलब कोई ऑफिस होना जरूरी है? जरूरी नहीं। ऑफिस होना एक तरीका है, एजेंट होना दूसरा। लेकिन अब इसमें सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस SEP का कॉन्सेप्ट भी आ गया है। SEP ये क्या है? लेकिन वो भारत में ऑनलाइन ऐड दिखाता है या भारत में उसके डिजिटल लेन देन एक लिमिट जैसे 2 करोड़ रुपए से ज्यादा हैं या भारत में उसके यूजर्स एक लिमिट जैसे 3 लाख से ज्यादा हैं, तो भी उसका बिजनेस कनेक्शन माना जा सकता है। डिजिटल इकोनॉमी के लिए यह बहुत अहम है। अच्छा, मतलब बिना ऑफिस के भी टैक्स लग सकता है? हाँ। फिर है संपत्ति स्रोत। भारत में कोई प्रॉपर्टी है, कोई एसेट है या आय का कोई और स्रोत है, उससे होने वाली इनकम। कैपिटल गेन। भारत में स्थित किसी कैपिटल एसेट जैसे प्रॉपर्टी, शेयर को बेचने से हुआ फायदा। इसमें वो इनडायरेक्ट ट्रांसफर वाला मामला भी आता है क्या? हाँ बिल्कुल। अगर कोई विदेशी कंपनी के शेयर बेचे जाते हैं लेकिन उस कंपनी की ज्यादातर वैल्यू भारत में स्थित संपत्ति से आ रही है तो उस पर भी भारत में टैक्स लग सकता है। वोडाफोन केस के बाद ये काफी चर्चा में रहा था। हाँ, याद आया। और क्या है धारा 9 में? और है वेतन। भारत में दी गई सेवाओं के लिए मिला वेतन। इसमें भारत सरकार अगर किसी भारतीय नागरिक को विदेश में सेवा के लिए वेतन देती है वो भी शामिल है। डिविडेंड, किसी भारतीय कंपनी से मिला डिविडेंड। ब्याज, भारत सरकार किसी रेजिडेंट या किसी नॉन रेजिडेंट द्वारा चुकाया गया ब्याज अगर लोन का पैसा भारत में बिजनेस के लिए इस्तेमाल हुआ हो। रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज FTS, ये भी अगर सरकार, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट अगर सेवा भारत में बिजनेस के लिए इस्तेमाल हुई हो, ने चुकाई हो। रॉयल्टी और FTS पर कुछ खास? हाँ, इसमें एक महत्वपूर्ण बात है। अगर सेवाओं का इस्तेमाल भारत में हुआ है तो रॉयल्टी या FTS भारत में उत्पन्न हुई मानी जाएगी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि सेवा देने वाला नॉन रेजिडेंट भारत में है या नहीं या उसका यहाँ कोई ऑफिस है या नहीं। यूज भारत में हो रहा है तो टैक्स लग सकता है। मतलब अगर मैं अमेरिका में बैठकर किसी भारतीय कंपनी को कंसल्टेंसी दूं तो उस फीस पर भारत में टैक्स लग सकता है? लग सकता है अगर वो FTS की परिभाषा में आता है और DTA में कोई राहत नहीं है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मामला भी इसमें आता है। सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल का अधिकार देना भी रॉयल्टी माना जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इंजीनियरिंग एनालिसिस सेंटर केस में कहा है कि अगर सिर्फ इस्तेमाल का लाइसेंस है, कॉपीराइट नहीं, तो वो रॉयल्टी नहीं मानी जाएगी। ये थोड़ा जटिल है। और एक और चीज थी गिफ्ट वाली। हाँ, धारा 9 में एक नया क्लॉज है। अगर कोई रेसिडेंट व्यक्ति किसी नॉन कॉर्पोरेट NR या विदेशी कंपनी या RNOR को बिना किसी कंसिडरेशन के 50,000 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट देता है तो वो भी NR, विदेशी कंपनी, RNOR के हाथ में टैक्सेबल हो सकता है। बाप रे, धारा 9 का दायरा तो सच में बहुत बड़ा है। हाँ, काफी विस्तृत है। क्या नॉन रेजिडेंट्स, खासकर NRIs, नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए कुछ खास रियायतें या नियम भी हैं? क्योंकि वो तो हैं भारतीय मूल के ही। हाँ बिल्कुल है। इनकम टैक्स एक्ट का एक पूरा चैप्टर है, चैप्टर 12A, जो खास तौर पर NRIs के लिए है। NRI मतलब? यहाँ NRI का मतलब है वो व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या PIO है और जो टैक्स के लिहाज से नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, तो क्या है इस चैप्टर में? ये चैप्टर उनकी कुछ खास तरह की इन्वेस्टमेंट इनकम और कैपिटल गेन से जुड़ा है। ये आय फॉरेन एक्सचेंज एसेट यानी विदेशी मुद्रा संपत्ति से होनी चाहिए।
फॉरेन एक्सचेंज एसेट? हाँ, मतलब वो संपत्ति जिसे स्पेसिफाइड एसेट में निवेश करके कमाया गया हो। स्पेसिफाइड एसेट मतलब जैसे भारतीय कंपनी के शेयर या डिबेंचर, सरकारी सिक्योरिटीज वगैरह। और शर्त यह है कि ये निवेश कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज से किया गया हो। अच्छा, तो इन खास संपत्तियों से होने वाली आय पर टैक्स कैसे लगता है? क्या कोई स्पेशल रेट है? हाँ, धारा 115E के तहत स्पेशल और अक्सर कम टैक्स दरें हैं। जैसे? इन संपत्तियों से होने वाली इन्वेस्टमेंट इनकम मतलब डिविडेंड, ब्याज वगैरह पर 20% की फ्लैट दर से टैक्स लगता है और इस पर कोई और खर्च या चैप्टर 6A की कटौती नहीं मिलती। और कैपिटल गेन पर? अगर इन स्पेसिफाइड एसेट्स को बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो 23 जुलाई 2024 के बाद हुए ट्रांसफर पर 12.5% की दर लगेगी। पहले ये 10% थे। 12.5%? हाँ, और इस LTCG पर भी इंडेक्सेशन का फायदा नहीं मिलता, न ही चैप्टर VIA की कटौती मिलती है। क्या इस LTCG पर कोई छूट मिल सकती है? जैसे अगर NRI वो पैसा वापस भारत में ही निवेश कर दे? हाँ, इसके लिए धारा 115F है। अगर NRI अपनी फॉरेन एक्सचेंज एसेट बेचने से मिले नेट कंसिडरेशन को, मतलब बिक्री की रकम में से खर्च घटाकर जो बचा, हाँ। उसे 6 महीने के अंदर किसी दूसरी स्पेसिफाइड एसेट में फिर से निवेश कर देता है तो उसे कैपिटल गेन पर छूट मिल सकती है। कितनी छूट? अगर पूरी रकम निवेश कर दी तो पूरा LTCG टैक्स फ्री हो सकता है और अगर कुछ हिस्सा निवेश किया तो आनुपातिक मतलब प्रोपोर्शनेट छूट मिलेगी। ये तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन इसमें एक शर्त है। अगर ये नई खरीदी हुई संपत्ति 3 साल के अंदर बेच दी जाती है तो पहले जो LTCG टैक्स फ्री हुआ था वो उस साल टैक्सेबल हो जाएगा जिस साल नई संपत्ति बेची। मतलब 3 साल का लॉक इन है। समझ गई, 3 साल तक रखना होगा। जी। NRIs के अलावा क्या दूसरे नॉन रेजिडेंट्स जैसे विदेशी कंपनियां या फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भी कुछ खास टैक्स दरें हैं? हाँ, कई हैं। एक्ट में अलग-अलग सेक्शन हैं जो खास तरह की आय पर विशेष दरें लगाते हैं। कुछ उदाहरण देता हूँ। बताइए। जैसे धारा 115A है। ये विदेशी कंपनियों और दूसरे NRIs को मिलने वाले डिविडेंड, ब्याज, रॉयल्टी, FTS पर स्पेशल रेट्स बताती है। जैसे डिविडेंड या ब्याज पर 10% या 20%, रॉयल्टी, FTS पर 20%। ये दरें एक्ट में दी गई हैं, लेकिन DTA में कम हो सकती हैं। ओके। फिर धारा 115AD है। ये FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या स्पेसिफाइड फंड्स के लिए है। उनकी सिक्योरिटीज से होने वाली आय और कैपिटल गेन पर विशेष दरें हैं, जैसे LTCG पर 10% या 12.5%। इसी तरह धारा 115 BBA है जो नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन या एंटरटेनर की इनकम पर 20% की फ्लैट दर लगाती है। अच्छा, ये सब स्पेशल प्रोविजंस हैं। क्या कुछ ऐसी आय भी है जो नॉन रेजिडेंट्स के लिए पूरी तरह से टैक्स फ्री है? सेक्शन 10 में शायद? हाँ, सेक्शन 10 में कई छूटें लिस्टेड हैं जो नॉन रेजिडेंट्स को भी मिल सकती हैं। जैसे? उदाहरण के लिए सरकार अगर कोई खास रुपया डिनोमिनेटेड बॉन्ड जारी करती है तो उस पर NR को मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री हो सकता है, धारा 10(4)(c), या फिर भारत के IFSC मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर जैसे गिफ्ट सिटी में स्थित स्पेसिफाइड फंड की कुछ खास आय टैक्स फ्री है, धारा 10(4)(d). IFSC को प्रमोट करने के लिए? हाँ, इसी तरह सॉवरेन वेल्थ फंड या पेंशन फंड अगर भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करते हैं तो उनकी डिविडेंड, ब्याज या कैपिटल गेन की आय भी कुछ शर्तों के साथ टैक्स फ्री हो सकती है, धारा 1023FE। ये सब भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टैक्स कैलकुलेशन को आसान बनाने की। क्या कुछ खास बिजनेस के लिए अनुमानित कराधान यानी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन जैसी कोई स्कीम है नॉन रेजिडेंट्स के लिए? हाँ, बिल्कुल है। कुछ खास सेक्टर में काम करें नॉन रेजिडेंट्स के लिए ये सुविधा है। इसमें उन्हें अपने डिटेल खाते बनाने और ऑडिट कराने की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी इनकम को उनकी कुल प्राप्तियों मतलब टोटल रिसीट्स का एक फिक्स परसेंटेज मान लिया जाता है। कौन से सेक्टर हैं ये? जैसे शिपिंग बिजनेस, क्रूज शिपिंग को छोड़कर। इसके लिए धारा 44B है। इनकम मानी जाती है टोटल रिसीट्स का 7.5%। ओके। एयरक्राफ्ट ऑपरेशन के लिए धारा 44BBA है। इसमें इनकम 5% मानी जाती है। तेल और गैस की खोज एक्सप्लोरेशन से जुड़े बिजनेस के लिए धारा 44BB है। इसमें इनकम 10% मानी जाती है। 10%? हाँ, और टर्नकी पावर प्रोजेक्ट्स में लगी विदेशी कंपनियों के लिए धारा 44BB भी है। इसमें भी इनकम 10% मानी जाती है। एक और है क्रूज शिप ऑपरेशन के लिए धारा 44BBC, जिसमें आय 20% मानी जाती है। तो ये कंप्लायंस आसान कर देता है। जी हाँ, काफी हद तक।
हाँ, ये जरूर है कि धारा 44 बीबी तेल गैस और 44 बीबीबी पावर प्रोजेक्ट में ये ऑप्शन है कि अगर कंपनी को लगता है कि उसका असली प्रॉफिट 10% से कम है तो वो कम प्रॉफिट दिखा सकती है। अच्छा, लेकिन फिर उसे प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे और उनका ऑडिट करवाना होगा। समझ गई। विकल्प है लेकिन शर्तों के साथ। बिल्कुल। चलिए अब आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं, टैक्स विथहोल्डिंग, TDS, स्रोत पर कर कटौती। नॉन रेजिडेंट्स को पेमेंट करते समय टैक्स काटना इतना जरूरी क्यों माना जाता है? TDS नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन का आप कह सकती हैं एक आधारशिला है, बहुत ही महत्वपूर्ण। क्यों? क्योंकि नॉन रेजिडेंट तो भारत से बाहर है। अगर उन्हें पेमेंट कर दी गई और टैक्स नहीं काटा गया तो बाद में उनसे टैक्स वसूलना सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। हाँ, ये बात तो है। इसीलिए कानून ये कहता है कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट, भारत से किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट या विदेशी कंपनी को कोई भी ऐसी रकम भेज रहा है जो भारत में टैक्सेबल है, कोई भी रकम? हाँ, कोई भी टैक्सेबल रकम, चाहे वो सैलरी हो, ब्याज हो, रॉयल्टी हो या कोई और पेमेंट, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो पेमेंट करने से पहले ही उस पर लागू दर से टैक्स काट ले और सरकार को जमा कर दे। हाँ, और सरकार को जमा कर दे। ये धारा 195 के तहत आता है। और अगर ऐसा नहीं किया तो पेमेंट करने वाले पर ब्याज और पेनल्टी लग सकती है, यहाँ तक कि वो खर्चा भी डिसअलाउ हो सकता है। अरे बाप रे, तो ये तो बहुत सीरियस मामला है। बहुत सीरियस। धारा 195 तो एक जनरल रूल हो गया। क्या कुछ खास तरह की पेमेंट्स के लिए TDS की स्पेसिफिक दरें भी हैं, जैसे हमने पहले स्पेशल इनकम टैक्स रेट्स की बात की थी? हाँ, बिल्कुल। जहाँ इनकम टैक्स की स्पेशल दरें हैं वहाँ अक्सर TDS की भी संबंधित दरें दी गई हैं। जैसे हमने बात की थी, नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन या एंटरटेनर के इनकम पर 20% टैक्स लगता है, धारा 115 BBA। तो धारा 194E कहती है कि उन्हें पेमेंट करते समय 20% प्लस सरचार्जेस TDS काटना होगा। अच्छा, मैचिंग रेट्स। हाँ, इसी तरह धारा 194LC है, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड या फॉरेन करेंसी लोन पर ब्याज के लिए इस पर 5% प्लस सरचार्जेस TDS कटता है। धारा 196A है, म्यूचुअल फंड यूनिट से इनकम पर 20% प्लस सरचार्जेस। धारा 196D है, FIIs या स्पेसिफाइड फंड को सिक्योरिटीज से इनकम पर 10% या 20% प्लस सरचार्जेस। ये कुछ उदाहरण हैं। और यहाँ DTA का क्या रोल है, मतलब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का? बहुत महत्वपूर्ण रोल है। धारा 195 कहती है कि टैक्स लागू दरों यानी रेट्स इन फोर्स पर काटना है। इसमें इनकम टैक्स एक्ट की दरें भी आती हैं और DTA की दरें भी। तो कौन सी दर लागू होगी? नियम यह है कि एक्ट की दर या DTA की दर, दोनों में से जो भी नॉन रेजिडेंट के लिए ज्यादा फायदेमंद हो यानी कम हो, उस दर पर TDS कटेगा। अच्छा, तो DTA से राहत मिल सकती है? हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए नॉन रेजिडेंट को टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट TRC देना होता है और फॉर्म 10F और नो PE डिक्लेरेशन जैसी कुछ और फॉर्मेलिटीज भी पूरी करनी होती हैं। पेमेंट करने वाले को ये सब चेक करके सही दर लगानी होती है। ये सब ध्यान रखना तो पेमेंट करने वाले की जिम्मेदारी है? जी हाँ, डिडक्टर की जिम्मेदारी है। और मान लीजिए गलती हो गई, ज्यादा टैक्स कट गया या ऐसे इनकम पर कट गया जो टैक्सेबल ही नहीं थी, तो क्या उसे वापस पाने का कोई तरीका है, रिफंड? हाँ, अगर टैक्स गलत कट गया है तो रिफंड क्लेम किया जा सकता है। इसके लिए प्रक्रिया है, या तो नॉन रेजिडेंट खुद अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके रिफंड क्लेम कर सकता है, ओके। या फिर कुछ मामलों में टैक्स काटने वाला डिडक्टर भी नॉन रेजिडेंट की तरफ से रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके लिए CBDT के सर्कुलर और कुछ नियम हैं। धारा 239A भी इसी से संबंधित है। ठीक है, तो रिफंड का रास्ता है। हाँ, रास्ता है, हालांकि प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो सकती है। तो कुल मिलाकर देखें तो नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन वाकई एक भूल भुलैया जैसा है जिसमें कई रास्ते और मोड़ हैं। हाँ, कह सकते हैं। सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस को सही तय करना, जिसमें वो POM और डीम्ड रेजिडेंट जैसे कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर ये समझना कि कौन सी इनकम डीम्ड इनकम है, मतलब धारा 9 का पूरा दायरा। फिर NRIs के लिए जो स्पेशल नियम है चैप्टर 12A में, और बाकी नॉन रेजिडेंट्स के लिए जो स्पेशल टैक्स रेट्स और छूटें हैं जी। और आखिर में सबसे जरूरी, पेमेंट करते समय TDS के नियमों का बारीकी से पालन करना, DTA को ध्यान में रखते हुए। ये सब बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। बिल्कुल, आपने एकदम सही सारांश दिया।
ये नियम भले ही जटिल लगे, लेकिन इनकी बुनियादी समझ उन सभी के लिए जरूरी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, भारत में निवेश हो या भारत से किसी भी तरह का फाइनेंशियल लेन देन हो। सही प्लानिंग से शायद टैक्स बचाया जा सकता है। हाँ, सही जानकारी और प्लानिंग से टैक्स का बोझ कानूनी तरीके से कम किया जा सकता है, और सबसे जरूरी, गैर अनुपालन यानी नॉन कंप्लायंस और उससे जुड़ी पेनल्टी से बचा जा सकता है। सही कहा। और चलते चलते एक सोचने वाली बात, हाँ बताइए। जैसे जैसे दुनिया और डिजिटल हो रही है, लोग कहीं से भी काम कर रहे हैं, रिमोट वर्क, बिजनेस बिना किसी फिजिकल ऑफिस के ग्लोबल हो रहे हैं, तो भविष्य में ये रेजिडेंसी और इनकम के सोर्स को तय करने वाले नियम कैसे बदलेंगे? ये तो बड़ा सवाल है। क्या सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस जैसे कॉन्सेप्ट और मजबूत होंगे? क्या देशों को टैक्स लगाने के लिए फिजिकल उपस्थिति की जरूरत धीरे धीरे कम होती जाएगी? ग्लोबल मिनिमम टैक्स की भी बात चल रही है। हाँ, बीप्स वगैरह। जी, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि टैक्स कानून इस बदलती हुई डिजिटल और ग्लोबल दुनिया के साथ कैसे कदम मिलाते हैं। ये लगातार विकसित होने वाला क्षेत्र है। बहुत सही कहा। ये निश्चित रूप से एक ऐसा एरिया है जिस पर आगे भी नजर रखनी होगी। आज के इस विस्तृत विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को भारत में नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन के इन महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने में मदद मिली होगी।